हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे। कल तक हम लोगों ने अणुसंख्यक गुणधर्म में दो गुणधर्म पढ़ लिए थे, जो था वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन। आज जो तीसरा है उसे शुरू करेंगे। आइए नाउ, तो आज का जो टॉपिक है वो है तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्यक गुणधर्म, जिसका नाम है हिमांक में अवनमन यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, दो अणुसंख्यक गुणधर्म हम पढ़ चुके हैं। एक था वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन या फिर केवल वाष्पदाब का अवनमन, जिसे बोलते थे इंग्लिश में लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और दूसरा था क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन, या फिर आप इंग्लिश में बोलते तो उसे एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, दो पढ़ने के बाद आज जो तीसरा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्यक गुणधर्म, जिसका नाम है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले हिमांक समझ लेते हैं कि हिमांक क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट नाम से समझ आ रहा है, बोलचाल की भाषा में अगर कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे हिमांक का, कि वह ताप जिस पे कोई द्रव जम जाता है यानी हिम बन जाता है, ठीक है, फ्रीज हो जाता है, तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक, बट यहाँ पर थोड़ी सी एक साइंटिफिक जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्पदाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर होता है। यानी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। ठीक, यानी द्रव का वाष्पदाब ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है, वो कहलाता है हिमांक। अब आ जाते हैं जो मेन टॉपिक है एक्चुअल में, हिमांक का अवनमन। ठीक, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए ये क्या होता है कि जब किसी विलायक में कोई, जस्ट मिनट, या जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है, अवाष्पशील वही नॉन वोलेटाइल विलेय सॉल्यूट मिलाया जाता है, तो उसके वाष्पदाब में कमी आती है, ये हम पढ़ चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके हिमांक में भी कमी आ जाती है। जैसे क्वथनांक में वृद्धि होती थी, क्यों होती थी? क्वथनांक में वृद्धि इसलिए होती थी क्योंकि अवाष्पशील विलेय उसको क्या कर देता था, ढक देता था, तो उसका वाष्पदाब भी कम हो जाता था और साथ साथ उसको हीट ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ती थी उबालने के लिए, यानी उसका क्वथनांक क्या है, बढ़ जाता था। ठीक, यहाँ पर क्या कंडीशन है, जब क्वथनांक बढ़ेगा यानी उबलने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है जमने की अपने आप ही कम होगी। ठीक है, तो इसलिए इसे बोलते हैं हिमांक का अवनमन। तो क्या लिखा है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके हिमांक में कमी आ जाती है। हिमांक में आई यह कमी हिमांक में अवनमन या हिमांक का अवनमन कहलाती है। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, ठीक, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज, कम होता है वाष्पदाब, एज द रिजल्ट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। दिस डिक्रीज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड अ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यही कमी क्या कहलाती है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक का अवनमन कहलाती है। ग्राफ है, इस ग्राफ को थोड़ी देर में समझते हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे। देखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट अगर हमने मान लिया टी नॉट है, ठीक, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमने मान लिया टी नॉट है, यानी शुद्ध विलायक का हिमांक टी नॉट, और विलयन का हिमांक हो गया टी, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया टी। तो डिफरेंशन क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कम हो रहा है तो ज़्यादा में से कम वाला घटाएंगे, यानी जो पहले वाला था, पहले क्या था, प्योर सॉल्वेंट यानी शुद्ध विलायक, टी नॉट में से क्या घटा देंगे, बाद का सॉल्यूशन का, क्योंकि कम हो गया है तो ज़्यादा में से कम वाला घटा देते हैं। तो ये कहलाता है हिमांक का अवनमन यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसे डेल्टा टी एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा आपको पता है अंतर को दर्शाता है, टी बोले तो टेम्परेचर, एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, एंड एक चीज़ और कि जो डेल्टा टी एफ होगा ये भी प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, वाष्पदाब में आई कमी यानी पी नॉट माइनस पी एस के। ठीक, यानी सीधे सीधे, क्योंकि डेल्टा टी एफ और ये आपको मालूम है, ये तो हमें अभी अभी पता चला, दूसरा ये हमें पहले से पता है, सेकंड फर्स्ट वाला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है अणुसंख्यक गुणधर्म,
कि वाष्प दाब में आई कमी किसके बराबर होती है, किसके अनुक्रमानुपाती होती है, मोल प्रभाज, यानी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसलिए क्योंकि ये इसके भी प्रोपोर्शनल है और यही इसके भी प्रोपोर्शनल है, तो ये बोथ आर आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू द एक्स बी, यानी काई बी भी बोलते हैं हम इसे, मैंने आपको बताया था इस बारे में। ठीक, अब आ जाते हैं प्रयोगों से। एक चीज़ हमें पता रहती है एक्सपेरिमेंट से कि एक्सपेरिमेंट में ये बताया जाता है कि डेल्टा टी एफ जो है ये एक ट्रिक है यहाँ पर, ये हमें याद रखनी है क्योंकि ये इसका मेन पॉइंट है। यहाँ तक तो हमने डिफ्रेक्शन बता दिया, लेकिन अगला स्टेप ये है कि जो डिफ्रेक्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है यानी हिमांक में जो अवनमन है, वो प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि यह मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक ठीक, तो ये हो जाएगा द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम, जो कि ये था। और जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है जिसे हमने बना दिया, लिख दिया के एफ, वेयर के एफ क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, यानी मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। और कई बार हमसे पेपरों में यही पूछा जाता है कि मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक की डेफिनेशन बताइए, तो वो क्या होगी। कभी भी किसी चीज़ की, किसी भी मैथमेटिकल जो फॉर्मूला बनता है हमारा, तो इसमें अगर किसी एक का भी, जैसे ये तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, मोलैलिटी है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक यानी डिप्रेशन कांस्टेंट है, और डेल्टा टी एफ है, इनमें से किसी एक की भी अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो बाकियों को हमें क्या करना पड़ता है, जिसके बारे में हमें पहले से मालूम रहता है उनको यूनिट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम यूनिट किसे लेंगे, एम को, मोलैलिटी को, क्योंकि डिप्रेशन के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो हमने कहा मोलैलिटी हम मान सकते हैं, क्योंकि एक मोलैलिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन अ 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, तो वो है मोलैलिटी। अगर वो 1 आती है बाई चांस के, अगर हम मानते हैं, पुट करते हैं कि m इक्वल्स टू 1, इफ m इक्वल्स टू 1, देन डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू दिस, दैट मीन्स डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि यानी ये जो के एफ की अगर परिभाषा निकालनी होगी तो सीधे सीधे किसके बराबर है, डेल्टा टी एफ के, कब, जब मोलैलिटी 1 होगी, यानी हिमांक में वह अवनमन जो एक मोलल विलयन का मतलब 1 मोल विलय जब 1000 ग्राम विलायक में घुला हुआ हो, यानी एक मोलैलिटी की बात कर रहे हैं, पर होता है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाता है, यानी वह अवनमन ही क्या कहलाएगा, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। यानी द मोलल the molar depression in freezing point constant is equal to the depression of freezing point for 1 molar solution। 1 molar solution मतलब कि when number of moles is dissolved in a 1 kg solvent, that is a molality, और if molality is a 1 यानी मोललता अगर 1 हो तो। ठीक, तो देखिए एक चीज़ और, वी नो दैट कि मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी विलय, देखो मैं बता देता हूँ, मैं अगर हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, मोललता आपको पता है क्या होती है, विलय के मोल, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। विलय के मोल को अगर हम एन बी लें, ठीक है, अविलायक के द्रव्यमान को डब्ल्यू ए ले लें अगर, ठीक है, कब, जब ये केजी में है। ठीक, तो एन बी अपॉन डब्ल्यू है, समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब अगर हमने क्या करा, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अगर हमने इसमें केजी की जगह ग्राम ले लिया तो क्या हो जाएगा ये, तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये जो डब्ल्यू है ये ग्राम में है इस समय। ठीक है, अब एन ए यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, बी यहाँ पे सॉल्यूट को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक,
तो ये हो जाएगा n W अपॉन में था और ये मल्टीप्लाइड बाय 1000 बिकॉज जो W है वो ग्राम में है। ठीक, अब हमने कहा एंड TF वी नो दैट इज ए KF इंटू एम, तो TF ऐसे ही रहेगा, KF भी ऐसी रहेगा। इस m की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू रख दी। ठीक, अब हमारे पास पेपरों में अगर आता है तो ये पूछने के लिए आता है कि उसका अणुभार यानी मोलर जो मास होता है, मोलर मास, वो निकालिए। तो यानी एम भी इधर आ जाएगा, TF इधर आ जाएगा, KF WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय n डेल्टा TF। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्या, हिमांक में अवनमन यानी डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है टॉपिक है, तो कृपया करके इस पर ध्यान दीजिएगा और इसे रिवीजन जरूर कीजिएगा, पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा है तो आपको हिमांक में अवनमन आराम से याद भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें सिमिलर हैं। उसमें उन्नयन होता है यानी एलिवेशन होता है, इसमें डिस्पर्जन होता है यानी घटता है। ठीक है, ठीक, तो ये था आपका हिमांक में अवनमन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि अगली हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसका नाम है परासरण दाब, लेकिन यानी ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें उससे रिलेटेड कुछ और बिंदुओं को भी पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट्स को। ठीक है, तो उसमें से पहला जो पॉइंट्स आता है हमारे पास, वो आता है विसरण या डिफ्यूजन। देखिए, विसरण, डिफ्यूजन, अणु अथवा आयनों की अधिक सांद्रता से कम सांद्रण के क्षेत्र की ओर होने वाली स्वतः गति विसरण कहलाती है। अणु अथवा आयन, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस की मैक्सिमम जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है सांद्रण के क्षेत्र से, आप यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे तो सांद्रण के क्षेत्र से कम सांद्रण के क्षेत्र की ओर होने वाली गति, यानी जहाँ ज़्यादा सांद्रण होगा वहाँ से कम सांद्रण की ओर, ठीक है, होने वाली गति स्वतः गति विसरण कहलाती है। ठीक है, देखो, द स्पॉन्टेनियस मोशन, स्वतः गति ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी अणु की, और आयंस, ठीक है, आयन की, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेटेड टू द रीजन ऑफ लेस कंसनट्रेटेड, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर की गति को क्या बोलते हैं, विसरण या डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, ये था आपका पहला पॉइंट। अब इसी से एक रिलेटेड और आता है परासरण। पहले परासरण दाब तो हमने पढ़ना है, तो लेकिन उससे पहले हमें परासरण यानी ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस होता क्या है। देखिए, शुद्ध विलायक के अणुओं का, प्योर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अर्ध पारगम्य झिल्ली, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इस झिल्ली का जो ये काम होता है, ये क्या करती है, ये अपने अंदर में से केवल किसको, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसको, उसके पार्टिकल को ही बाहर जाने देती है। ठीक है, कंसनट्रेटेड को नहीं जाने देती। यहाँ क्या होता था, कंसनट्रेटेड जाता था डाइल्यूट वाले में, यहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेट सॉल्यूशन की ओर जो स्पॉन्टेनियस जो मोशन होता है, ठीक है, या फ्लो होता है, उसी को हम बोलते हैं परासरण। ठीक, तो एक बार और इसे देख लेते हैं कि शुद्ध विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की ओर या फिर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ठीक है, द फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड द सॉल्यूशन और फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसनट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक। एक चीज़ और, परासरण के कुछ उदाहरण भी पूछे जाते हैं, पेपरों में भी आते हैं। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं जरा। देखिएगा, परासरण की प्रक्रिया को हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, यानी जो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वी कैन एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। दो समान आकार के अंडे लो, उसे डाइल्यूट HCl में घोलकर इनके आवरण उतार दो। ठीक है, दो अंडे लिए हमने, उसके हमने क्या कर दिया, उसको हमने, जैसे हम उबालते हैं ना अंडा, तो उबालने के बाद उसका जो छिलका होता है वो हमने उतार दिया। ठीक है, आवरण उतार दिया।
इसमें से एक को आसुत जल में, यानी इसमें से किसी एक को डिस्टिल्ड वाटर में डालना है तथा दूसरे को नमक के संतृप्त विलयन में, और सेकंड वाले को हमने किसमें, सॉल्ट में डालना है, किसमें, जो नमक का घोल होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, उसमें डाल देना है। ठीक, क्या बोला, दोनों अंडे को हमने एक को पानी में डाल दिया, एक को इसमें। कुछ घंटे बाद यह देखते हैं कि आसुत जल में रखा हुआ अंडा फूल जाता है। हम क्या देखते हैं, कुछ समय बाद जो इसमें रखा था वाटर में, ये देखिए अंडे का साइज है, ये जो पॉइंट करके दिखा रखा है, ठीक है, एक्चुअल साइज ये था, लेकिन ये फूल गया, ये बड़ा साइज हो गया। ठीक है, नॉर्मल साइज, ठीक है, ये है। अब क्या हुआ, देखिए दूसरे केस में अगर देखते हैं, ये इन्होंने ऐसे दिखाना था, ठीक है, ये है नॉर्मल साइज एक्चुअल में ये। ठीक है, उसके बाद सेकंड, एग जो होता है किस में रख दिया जाए, नमक के विलयन में रखा होगा, तो एग श्रिंक्स इन सॉल्ट सॉल्यूशन, श्रिंक हो जाता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाता है। ठीक है, जो अंडा होगा वो सिकुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जबकि नमक में रखा हुआ अंडा सिकुड़ जाता है। इसका कारण यह है कि आसुत जल में रखे अंडे में जल क्या होता है कि जल अंडे के किसमें, जल अंडे के सांद्र में प्रवेश कर जाता है। देखिए अब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, जब एग था, ठीक है, जो अंडा था ये, ठीक, इसका जो ये डॉट डॉट दिखा रखा है, ये इसका एक्चुअल साइज है। ठीक है, अंडे के अंदर भी आपको पता है एल्बुमिन होता है, एक लिक्विड होता है, इसको हम एल्बुमिन बोलते हैं। ठीक, उस एल्बुमिन का जो कंसंट्रेशन है वो अगर कंपेयर करें वाटर से तो वो हाई है, ये लो कंसनट्रेटेड है। यानी जो बाहर का है ये है लो कंसनट्रेटेड और अंदर का एल्बुमिन है हाई। यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई से लो में जाता है कि लो से हाई में, लो से हाई में जाता है। यानी इसके अंदर का जो पानी था बाहर का वो इस अंडे के अंदर भर जाता है, और जैसे ही इस अंडे के अंदर भर जाएगा तो अंडा फूल जाता है। ठीक ठीक, इसके अपोजिट अगर बात करें, यहाँ पर एग का जो पॉइंट पॉइंट दिखा रखा है नॉर्मल साइज था, अब इसके अंदर का जो सॉल्यूशन है ये हो जाता है लो कंसनट्रेटेड, और बाहर क्योंकि सॉल्ट का सॉल्यूशन है तो ये है हाई कंसनट्रेटेड, और इसीलिए इसके अंदर का जो वो है क्या लिक्विड, वो कहाँ जाता है, वो बाहर आ जाता है और अंडा सिकुड़ जाता है। अब इसमें जो अंडे की जो लेयर है, कौन सी, जो बाहर वाली लेयर है वाइट वाली, वो लेयर इसमें किसका काम करती है, वो एक तरह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है। ठीक, तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक इसी तरीके का एक एग्जाम्पल किशमिश को लेके भी है, किशमिश भी इस तरह के जो क्रिया करते हैं, तो उसमें भी एक में फूल जाता है, एक में सिकुड़ जाता है, सेम चीज़ में। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। देखिए इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, सिंपल हम पहले समझ लेते हैं। परासरण क्या होता था, परासरण ये होता था कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो सॉल्यूट अगर डाइल्यूट है तो वो कंसनट्रेट में की तरफ चले जाएगा, यानी जो सॉल्वेंट है उसमें चल जाएगा, या फिर ज़्यादा हाई कंसनट्रेटेड है तो जो डाइल्यूट वाला है वो कंसनट्रेट में आ जाएगा। यानी जो डाइल्यूट सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं यानी अणु होते हैं, वो जो कंसनट्रेट सॉल्यूशन होता है उसकी तरफ अपने आप ही फ्लो करने लग जाते हैं। यह घटना थी परासरण की। ठीक है, अब इस घटना को रोकने के लिए जितना दाब हम आरोपित करेंगे कि ये घटना रुक जाए, तो उस घटना को रोकने के लिए जो दाब लगता है वही दाब कहलाता है परासरण दाब। एज ए जनरली हम ये बोलते हैं। बाकी परिभाषाएं हैं 3, वो देख लेते हैं कि परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो किसी विलयन को पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें झिल्ली का यूज जरूर है, पारगम्य झिल्ली की बात हम जरूर करेंगे इसमें। उसका यूज के बिना ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ना तो निकाल सकते हैं ना उसके बारे में बता सकते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द फ्लूइड static pressure that is generated when a solution is separated from the solvent by the semi permeable membrane। ठीक है, ये तो था द्रव स्थैतिक दाब की परिभाषा में। सेकंड केस है, इसमें एक और परिभाषा दे रखी है, देखेंगे जरा। ये है किसी विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा
विलेन से पृथक रखा जाए तो परासरण को रोकने के लिए कम से कम जितना बाह्य दाब लगाना पड़ता है विलेन पर, वही उसका परासरण दाब कहलाता है। यानी इफ अ सॉल्वेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द मिनिमम अप्लाइड प्रेशर जो हम लगाते हैं उस पर टू द अप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, यानी टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, इज कॉल्ड ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक और परिभाषा इसमें देखेंगे उसे थर्ड, कि वह कम से कम बाह्य दाब जो विलेन पर लगाने पर उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी कम से कम वाष्प दाब जो विलेन पे लगाया और जैसे लगाया उसका वाष्प दाब किसके, विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो गया। यानी एट लीस्ट द external pressure applied to the solution, its vapor pressure become equal to the vapor pressure of solvent, is called osmotic pressure। ठीक है, तो ये था आपके पास osmotic pressure। अब आप बोलेंगे केवल थ्योरी है, अभी तक जो हमने करा उसमें डेरिवेट भी किया है कुछ ना कुछ, तो उसे हम करते हैं जरा। परासरण दाब को कैसे निकाला जाता है उसकी एक विधि होती है, एक क्या एक और दो तीन विधियां हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विधि है या महत्वपूर्ण विधि है वो होती है बर्कले और हार्टले मेथड। ठीक है, द बर्कले और हार्टले मेथड टू मेजरमेंट ऑफ अ ऑस्मोटिक प्रेशर इज़, जो आपके सामने है। ठीक, देखिए इसका जो एपरेटस होता है यानी जो उपकरण होता है कुछ इस तरीके से होता है, देख लीजिएगा, ये इसका एक उपकरण है। ठीक है, ये उपकरण हो गया। ठीक, कैसा दिखाया गया इसमें उपकरण, देखिए सबसे लास्ट में इस तरफ की बात करें तो एक कैपिलरी इंडिकेटर है। ठीक, कैपिलरी इंडिकेटर, कैपिलरी पे जब पानी चढ़ता है तो ये इंडिकेट करता है। ठीक, इसमें दो देखिए इधर बीच में सॉल्वेंट है, ऊपर नीचे यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाया गया है, और बीच में ये जो दिखाया गया है पॉइंट पॉइंट करके, ये क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, ये पिस्टन है जहाँ पे हमने प्रेशर गॉज लगा रखा है जिससे हम दाब को नाप पाते हैं, और नापने के कारण ही हमें परासरण दाब प्राप्त होता है, क्योंकि वो नाप के जो उसका मेजरमेंट हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा इस प्रोसेस को रोकने के लिए। ठीक है, पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक, और इस तरफ से दिखाया गया है सॉल्वेंट। ठीक है, ये सॉल्वेंट यहाँ से ये सॉल्वेंट ही डाला जा रहा है। अब देखिए प्रेशर जैसे जैसे अप्लाई होता है, ठीक, अब ये काम कैसे करता है इसको ज़रा हम एक बार समझ लेते हैं, वर्किंग कैसे करता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक नोट्स दिखा देता हूँ। देखिए, परासरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि, यानी बर्कले एंड हार्टले मेथड फॉर मेजरमेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब देखिए चित्र जो अभी मैंने आपको दिखाया वो हो गया। इस विधि में विलेन का प्रवाह बाहरी दाब द्वारा रोक दिया जाता है, यानी इसमें जो फ्लो ऑफ क्या है, फ्लो ऑफ सॉल्यूशन है, ये जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है उससे क्या करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, परिभाषा के अनुसार वह बाहरी दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, यानी वही जो प्रेशर हमने जो लगाया जिससे ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है ये रुका, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब यहाँ पर इसमें लगा क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं ज़रा। देखिए, ये कह रहा है कि प्रयुक्त उपकरण में एक सरंध्र नली पोरस ट्यूब होती है जिसके छिद्रों में कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली जमी रहती है, जो मैंने आपको बताया था अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, ये स्टील के पात्र, ये स्टील वेसल होता है, इसमें एक पिस्टन लगा होता है पी, जो मैंने आपको बताया था, प्रेशर गॉज, और सरंध्र नली के सिरे पे थिनेल फनल और दूसरे सिरे पे एक कैपिलरी ट्यूब लगी रहती है। मैंने बताया था फनल जिसपे सॉल्वेंट दिखाया था और एक तरफ कैपिलरी ट्यूब थी। एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपके पास, ये कैपिलरी ट्यूब है इस तरफ से। ठीक है, ये इधर फनल है, सॉल्वेंट है, इसमें प्रेशर गॉज लगा हुआ है। ठीक है, पिस्टन है ये, ठीक, और ये पिस्टन है, गलत दिखा होता है यहाँ पे इन्होंने, सॉल्यूशन सॉल्वेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये काम कैसे करती है इस पर चर्चा करते हैं ज़रा। देखिएगा, स्टील के पात्र में विलेन को और सरंध्र नली में शुद्ध विलायक रखा जाता है। ये जो पोरस ट्यूब है इसको पोरस ट्यूब बोलते हैं, हिंदी में सरंध्र नली बोलते हैं। ठीक है, सरंध्र मतलब छिद्रों, 7 छिद्र होते हैं इसमें। ठीक है, ऐसी नली है, इसमें क्या भरा गया है, पोरस ट्यूब में विलायक भरा गया है। ठीक है, और परासरण के कारण विलायक जैसे ही अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर विलेन में प्रवेश करता है तो केश नली में विलायक का तल नीचे गिरने लग जाता है। यानी ये केश नली है, कैपिलरी इंटे, इसमें अगर विलायक भरा होगा
तो इसका तल अपने आप ही क्या हो जाएगा कि नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सॉल्यूशन में जाएगा इधर उधर तो जाहिर सी बात है यहाँ से कम होगा, तो कम होगा तो इसका जो लेवल है वो क्या अपने आप ही डाउन होता है। डाउन होता है तो क्या होता है, देखिए केस नली में यानी कैपिलरी ट्यूब में विलायक के तल को अपनी प्रारंभिक स्थिति में रखने के लिए, यानी जो उसका जो सरफेस था, कौन सा, जो प्लेन सरफेस था किसका, विलायक का यानी सॉल्वेंट का, जो पहले से था मौजूद, ठीक है, उसकी जो पहले की पोजीशन थी यानी इनिशियल पोजीशन थी उसको वैसे ही रखने के लिए हम क्या करेंगे, अर्थात विलायक द्वारा अर्धपारगम झिल्ली में होकर जो विलयन जा रहा है उस प्रवेश को रोकने के लिए, यानी देखिए ये अगर बाई चांस यहाँ पर है तो ये ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, कब होगा, जब इसमें कोई भी बदलाव ना आए, यानी ये जो डाइल्यूट था वो उसमें किस में ना जाए, कंसंट्रेशन वाले में ना जाए, ठीक। तो ऐसा कब होता है, जब इस पर कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्योंकि वही प्रेशर तो परासरण दाब है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो पिस्टन पी द्वारा विलयन पर दाब लगाया जाता है। परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया हुआ अतिरिक्त दाब ही विलयन का परासरण दाब होता है, जिसे मापक से ज्ञात कर लेते हैं। यानी जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लगाया हमने, फोर्स बोला सॉरी, प्रेशर अप्लाई किया हमने इस पर यहाँ से, ठीक है, तो ये प्रेशर जब अप्लाइड हुआ तो कौन सा प्रोसेस रुक गया, ऑस्मोसिस का प्रेशर रुक गया। रुकता है तो देखिए कैसे पता चलता है, क्योंकि अब देखिए ऐसे तो आंखों से नहीं दिखेगा ना कि मॉलिक्यूल आ रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं कि आ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो उससे क्या होता है, हमने यहाँ कैपिलरी ट्यूब में उसका जो तल होता है, यानी उसके जो इंडिकेट करते हैं ना, ये इसका जो प्लेन होता है यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर इसकी पोजीशन को हम देखते हैं, ठीक है। अगर ये पोजीशन जहाँ पर थी वहीं की वहीं है तब तो ये चेंज नहीं हो रहा है कहीं भी इधर उधर, यानी सॉल्वेंट सॉल्यूशन में नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये नीचे होने लग जाए, नीचे होगा तो इसका मतलब यहाँ का जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक। तो इसलिए तब पता चल जाता है। तो क्या करते हैं, जैसे ही वो डिज़ोल्व होना शुरू कर दे तो उसी समय हमने प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये केस नली का यानी कैपिलरी इंडिकेटर का वापस उसी जगह पर पहुंच जाएगा। जैसे उस जगह पर पहुंचेगा वैसे ही हमें क्या पता चल जाएगा, तो वैसे ही उस समय हम यहाँ से प्रेशर नोट कर लेंगे, और जो प्रेशर नोट करेंगे उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये था आपका बर्कले हार्टले मेथड फॉर मेजरिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को नापने के लिए, यानी परासरण दाब को नापने के लिए बर्कले हार्टले मेथड का ये उसका ऑपरेटस है। जो भी इसका फंक्शन होता था वो मैंने आपको समझा दिया। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। बाकी कल जो हम करेंगे इसके बारे में, इसके कुछ अनुप्रयोग हैं यानी एप्लीकेशंस वगैरह, जिससे रिलेट करके एक फार्मूला बनता है, जिस फार्मूला को अप्लाई करके हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मैथमेटिकली रूप में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो फार्मूला होता है जैसे हमारा PV = nRT होता है आइडियल गैस इक्वेशन, वैसे इसमें होता है πV = nRT, वेयर पाई इज़ अ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कहाँ से आया, कैसे आया, तो आइए उसको हम समझेंगे लेकिन अगले लेक्चर में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।